चार पीछे आदमी चाहिए। जस्टिस के जो चेयरमैन रहे, आप भी 2018 की मैं बात करूं, फ्रेजर टाउन में एक एजुकेटेड तबका है। मुखालिफ एमएलएज रहे, इश्यूज थे, थोड़े कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे। मेरा सवाल का वो शायद वाज़ेह तरीन जवाब नहीं मिला है अभी तक भी हमें। एक साजिश भी चली कि AR जाकिर और संपत राज एक टीम, अगर कोई नाम कर रहा है तो एक ज़मीर साहब का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऐसे लीडर्स ऑलरेडी पुलकेशी नगर में मौजूद हैं, इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? बोले नहीं, मैं देवनहल्ली में हूँ, बट देवनहल्ली का तो मैं बोला मुनियापा साहब को टिकट दी जा रही है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर वो उसको दे रहे हैं तो मैं दूसरी कुछ कार्रवाई करूँगा। एक्स मेयर भी थे, संपत राज भी थे, दूसरे लोग भी थे, तो उन्हीं को बुलाने का रीज़न दी पार्टी लॉयल्टी में थी तो 100% 100% पार्टी के साथ है लोगों की। ये नए डिलिमिटेशन में स्पेशली पुलकेशी नगर में कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ रही है। उसमें एक दो तीन इलाके जो बम्बू बाजार इलाका है और हिंस रोड का इलाका, उसको काट दिया गया। 31 तारीख को आप उनको कॉल करते हैं, 15 दिन के अंदर आप उन्हें MLA बना रहे हैं, तो आपका ही कोऑर्डिनेशन रहा ना। तो जैसे आप अपने ग्राउंड लेवल लीडर्स के साथ कनेक्शन है, तो ये क्यों वो कनेक्शन ब्रेक कर? कोई करीबी शायद MLA साहब का करीबी कोई खड़ना चाह रहा है इसके कारण से, लेकिन इसके कारण वार्ड भी एक्चुअली एक हमारे कॉर्पोरेटर हमेशा वहाँ कॉर्पोरेटर रहा करते थे। ग्रेटर बैंगलोर का जो लोकल इलेक्शंस होगा वो कब तक होने के इम्कानात हैं? इस तमाम चीज़ें। Hello and everyone, I am Syed Azad, I am with Mr. AR Zakir. AR जाकिर साहब जो है पुलकेशी नगर कॉर्पोरेटर थे। आइए उनके जो है उनके साथ बात करते हैं। जाकिर साहब, आपका जो है हमारे पॉडकास्ट में वेलकम है, क्योंकि काफ़ी जो नौजवान इस वक्त सियासत में आना चाहते हैं, उनका आप इंस्पिरेशन हैं, वो काफ़ी आपको फॉलो करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। हम सियासी सफ़र के बारे में ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका तालीम कहाँ से हासिल हुई, आपका जो लड़कपन रहा वो कैसा दौर रहा? सबसे पहले तो आप सबको आदाब, नमस्कार, शुक्रिया आपको अजद भाई, आपने मुझे बुलाया और आपका आई थिंक इट्स योर सेकंड पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अजद भाई, मेरी तालीम मैंने शुरू की अब्दुल बारी स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन मेरा रहा अब्दुल बारी स्कूल में, और सेकेंडरी एजुकेशन भी वहीं से मैंने की। और हमारे जो उस्ताद हुआ करते थे अब्दुल बारी साहब, जो जी अब्दुल बारी साहब, उनके दौर में मैंने पढ़ाई की और मेरे वो उस्ताद रहे। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक जीती जाती जागती एक हमने ऐसी इंसान को देखा जो कभी फिर वी हैव नॉट सीन अ पर्सन लाइक दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तालीम वहाँ से की और उसके बाद कॉलेज मैंने अल-अमीन से की डिग्री, हाँ BSc ग्रेजुएशन किया मैंने। तो बहुत बड़ा लंबा सफ़र रहा, बिकॉज़ मेरी जो एजुकेशन हुई, पहली लैंग्वेज मेरी उर्दू हुआ करती थी जी। ओके, फिर वहाँ से ट्रांजिशन हुआ, आई वेंट इनटू कंप्यूटर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से था। तो जिस वक्त आप कॉलेज स्कूल पढ़ रहे थे, उस वक्त जो है अक्सर नौजवानों का स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी होती है, तो आपको आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा था? हम लोग हर चीज़ में इंटरेस्ट लेते थे। पहले तो क्रिकेट थी, फिर फुटबॉल। क्रिकेट तो मतलब जी, बैंगलोरियन जी, या जी। इंडियंस का और फेवरेट जो गेम है। सुल्तान जी गुंटा ग्राउंड रहा अब्दुल बारी स्कूल के सामने, तो क्रिकेट वाज आवर फेवरेट स्पोर्ट। उसके साथ फुटबॉल भी खेला करते थे हम। फिर एवरी स्पोर्ट दैट वी कुड प्ले, वी यूज्ड टू बी ऑन द ग्राउंड। और वो दौर ऐसा रहा कि जैसे ही स्कूल ख़त्म होती तो हम ग्राउंड में हुआ करते थे। ग्राउंड से बिल्कुल हाँ जी जी, बिल्कुल आगे रहा ग्राउंड, तो ग्राउंड में ही रहा करते थे। वहाँ से फिर निकले, मदीना मस्जिद गए, नमाज़ पढ़े, फिर नमाज के बाद भी वही कार्रवाई रहती थी मगरिब तक, फिर मगरिब को घर जाते। तो दैट वाज आवर रूटीन जी। सो दैट वाज आवर रूटीन। वी यूज्ड टू स्पेंड ऑलमोस्ट आवर जो भी स्पेयर टाइम रहता था ग्राउंड में ही गुजरता था। और उसके बाद तालीम, मगरिब के बाद जो टाइम गुजरता हमारी पढ़ाई में गुजरता था अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे वालिद साहब जी। जो ITI एम्प्लॉय रहे, उनका भी उर्दू के साथ बहुत गहरा ताल्लुक। जी जी जी, वो एक अच्छे शायर हुआ करते थे और बहुत नेक इंसान थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं उन्हीं की वजह से और हमारे असातिज़ा जो हमारे टीचर्स रहे और उस्ताद रहे, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और जो कुछ भी मैंने पाया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन की और वालिदैन और असातिज़ा के दी बदौलत। सलाहियतों जी का जी नतीजा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मेरा मेरा और एक सवाल है सियासी ताल्लुक से। आपके अंदर आप स्कूल से लेकर आपने कॉलेज तक भी आपका बता दिया, लेकिन आपके अंदर जो सियासी क्वालिटी थी, लोगों ने कब पहचाना और आप कब सियासत में आए? सियासत में आने की क्या ज़रूरत थी सर? देखिए सियासत तो बचपन से ही मुझे शौक था कि जितने भी इलेक्शंस हुआ करते थे, जैसे रोशन बेग का इलेक्शन हुआ 84 या 86 का पहला इलेक्शन रहा रोशन बेग साहब का, और उनके इलेक्शन में मैंने काम किया। बहुत कम उम्र थी मेरी, 10-12 साल की उम्र थी, फिर भी मैं वह जो ऑटो में अनाउंस करते हैं, अनाउंसमेंट जो करते हैं उसमें तो आप पहले से पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे? नहीं, पहले से ही इंटरेस्ट था मेरे। जो तिमाया रोड हमारा जंक्शन था, इट वाज अ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव जंक्शन। तो वहाँ से जो भी सियासत शुरू हुआ करती तो पूरे बेंगलुरु को पहुँचती। तो सियासती पहले से ही मेरा इंटरेस्ट रहा, बचपन से इंटरेस्ट रहा। बट अफोर्डेबिलिटी बोलते हैं ना, तो अफोर्डेबिलिटी वाज नॉट देयर फॉर मी टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स। वेरी यंग थे आप उस वक्त? आई वाज वेरी यंग। तो पॉलिटिशियनों के साथ घूमा करते थे, काम किया करते थे। मेरी 9 साल की उम्र से मैंने पॉलिटिशियनों के साथ रहा। ओके, तो उसके बाद मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम में आने का कब लगा आपको कि आप मेन स्ट्रीम में आके एज ए कॉर्पोरेशन में आप कॉन्टेस्ट करें, या पहला इलेक्शन कब था आपका? स्ट्रीम तो मेरा पहला इलेक्शन रहा 2001 में, बट मेन स्ट्रीम से आने से पहले आई वांटेड टू बी समथिंग इन लाइफ। ओके, मेरे वालिद साहब जो आईटीए में काम किया करते थे, उनका रिटायरमेंट 1990 में हुआ, व्हेन आई वाज अराउंड 17-18 years old. ओके, आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट ईयर डिग्री, तब उनका रिटायरमेंट हुआ। तो उनका रिटायरमेंट होने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है। हम 5 भाई हैं, तो 2 भाई पहले से काम किया करते थे, तो चौथा नंबर मेरा रहा। तो जैसे उनका रिटायरमेंट हुआ, एक जिम्मेदारी आई। जिम्मेदारी आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा। ओके, पहले ग्रेजुएशन करते करते मैं कंप्यूटर कोर्स को जमा, पीसीएस कंप्यूटर एकेडमी बोल के एक डिकन्स रोड में हुआ करती थी, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया। तो जैसे कंप्यूटर एजुकेशन कर रहा था, वहाँ पे हमारे और एक उस्ताद हैं जो मेरे बिजनेस फील्ड में आने के वो एक बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जी। तो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। तो आई स्टार्ट वर्किंग देयर एज अ लैब असिस्टेंट इन अ कंप्यूटर एकेडमी। फिर ये 2-3 महीने बाद उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर शॉप हुआ करती थी उनकी, वहाँ पे एक पोस्ट दिया। तो वहाँ से मेरी बिजनेस की जर्नी शुरू हुई। तो एज आई सेड, माय फादर रिटायर्ड इन 91। उसके बाद मुझे एक 1991 91, तो उसके बाद मुझे एक कुछ बनना था लाइफ में। तो आई स्टार्ट वर्किंग विद पीसीएस कंप्यूटर एकेडमी। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस की मुझे। कंप्यूटर शॉप जो उनकी एक हुआ करती थी, वो एक सिक यूनिट बन चुकी थी, तो आई वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिवाइव दैट कंप्यूटर शॉप। तो वहाँ से मेरे तिजारत मैंने शुरू किया। और मैं तिजारत का भी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा कि जो मेरे वालिद साहब रिटायर हुए, उनकी वो 30 साल की जो मेहनत की, नेक कमाई, ये जो पायस मनी बोलते हैं ना, जो नेक कमाई उनकी थी, उनकी कमाई से मैंने अपना कारोबार शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से लेकर आज तक भी जर्नी वही पैसे से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब की जो उसमें बरकतें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बरकतें हुई। तो जो शॉप बिल्कुल शट हो चुकी थी, उसको मैंने रिवाइव किया। कगार पर थी। जी जी जी, कंप्यूटर बिजनेस को रिवाइव किया। देन आई स्टार्ट सप्लाइंग कंप्यूटर्स, स्टेशनरीज। फिर कंप्यूटर्स खुद मैं बनाता था। आई यूज्ड टू असेंबल द कंप्यूटर माई सेल्फ। तो बहुत मेहनत की है। यहाँ से ब्रिगेड रोड में दुकान हुआ करती थी मेरी। ब्रिगेड रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक फ्लॉपी बॉक्स डिलीवरी के लिए भी मैंने ट्रैवल किया है, मेहनत किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत अल्लाह ने रंग। नहीं, उस वक्त जो है इसको हम आईटी का हिस्सा ही कह सकते हैं, शायद वो आईटी की एक शुरुआत थी। दैट वाज बूम टाइम। जी जी, बहुत
बहुत अच्छी शुरुआत थी 1990s में जो शुरुआत हुई उसके 6 साल 7 साल तक कंटिन्यूस एक बेंगलुरु को आईटी हब बनने में टाइम लगा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वो बूम में हम भी कंप्यूटर बिजनेस में थे। कि आईटी हब बैंगलोर को बनाने में ए आर जाकिर का भी हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो सियासी सफ़र की कैसे शुरुआत थी सर? तो जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल में एक वेरी सक्सेसफुल बिजनेस है रनिंग कंप्यूटर्स का। उसके बाद सिंस आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अच्छा। ओके, आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग फॉर द कम्युनिटी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहा था। तो मैंने अपनी कंप्यूटर्स की जो मेरी जर्नी रही, एक कंप्यूटर सेंटर मैंने ओपन किया सॉफ्ट प्रो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बोल के शिवाजी नगर बस स्टैंड के पास। और एक ट्रस्ट कायम किया मैंने, अल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मैंने ट्रस्ट शुरू किया। तो उसके तहत जो बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हमने एजुकेशन का एक प्रोग्राम बनाया, 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स और एडवांस कोर्सेज भी। उस वक्त एपटेक जैसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे 1,00,000-1,50,000 रुपये चार्ज करते थे, हम लोगों ने वो इंस्टीट्यूट बताया। इस तरह आज से 15 साल पहले या आज से 5-10 साल पहले भी अगर हम कहें, डॉक्टर जो है एक तस्वुर हुआ करता था। आईटी सेक्टर या कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या हम ये कह सकते हैं कि लैंडलाइन भी जो है उस वक्त शायद ही किसी नामवार शख्सियत के पास होता था। उसको लैंडलाइन का डायल सिस्टम भी जो है आम लोगों को नहीं आता। उस वक्त आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन बनाया है, ये काफ़ी जो है काबिल सताइश बात है। कायम की ट्रस्ट के तहत एपटेक एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे 1,00,000-1,50,000 रुपये चार्ज करते थे, हम लोग वहाँ पर 5,000-6,000 रुपये में सालाना कोर्स ऑफर किया करते थे और पूरा खर्च ट्रस्ट के तहत ज़्यादा था। और ट्रस्ट को मेजर फंडिंग हमारे फैमिली से ही होती थी। तो वहाँ से मैंने अपनी सोशल लाइफ शुरू की फिर से। सिस्टम वहाँ से जी शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से शुरू किया और वहाँ से मुझे रिकग्निशन मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत से बच्चे वहाँ से तालीम हासिल किए कंप्यूटर का। उसके बाद मुझे रिकग्नाइज किया हमारे एक पॉलिटिकल गुरु जो बहुत बड़े लीडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोशन बेग साहब और हमारे जाफर शरीफ साहब। के जाफर शरीफ साहब हैं। ओके, वो मेरे पॉलिटिकल गुरु रहे और वो मेरे मेंटर भी रहे। ओके, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट कायम की तो उन्होंने मुझे बुलाया और तो मैं उनको समझाया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड ही वाज वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय व्हाट आवर ट्रस्ट वाज डूइंग। तो उसके बाद मैंने उनके साथ मुलाकातें की, फिर उनके साथ मैं लगा रहा। उसके बाद फिर मैं जो हमारे एक शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, खालक साहब, कि खालक साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक पोस्ट ऑफर किया, माइनॉरिटी सेक्रेटरी फॉर कर्नाटका स्टेट, कि वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हैंडल करते थे। तो माइनॉरिटी स्टेट सेक्रेटरी मुझे जी 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 पार्टी में मैं फॉर्मली दाखिला लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरी पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं जॉइंड यूथ कांग्रेस। बिजनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था, मेरे भाई मैनेज कर रहे थे बिजनेस। तो ये पॉलिटिकली जर्नी मेरी शुरू हुई, विच स्टार्टेड इन अराउंड 96-97 में मैंने शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से शरीफ साहब वतमन हु रिकग्नाइज्ड मी पॉलिटिकली, उन्होंने मुझे सीट ऑफर की। पहले तो मेरा इंटरेस्ट शिवाजीनगर में रहा, ओके। क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट शिवाजीनगर में है, मेरा घर शिवाजीनगर में है, तिमार रोड में मेरा घर हुआ करता था। तो मेरा इंटरेस्ट भी शिवाजीनगर में ही रहा पहले। तो आई आस्क्ड फॉर अ सीट इन शिवाजीनगर, बट सिंस शिवाजीनगर लेडीज हुआ उस वक्त डिलिमिटेशन के बाद जी 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 कैटेगरी में, देन आई वाज ऑफर्ड फॉर द टाउन विच वाज वेरी न्यू टू मी। फ्रेशर टाउन। आई थिंक उस वक्त जो वो जयमहल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रोशन बेग साहब वहाँ के एमएलए हुआ करते थे और जयमहल कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्रेजर थी। तो वहाँ भी फ्रेजर टाउन भी इट वाज वेरी न्यू टू मी, बिकॉज जब मैं 90s आपका पूरा वर्क जो है शिवाजी नगर में है। आप जो है एक अलग जगह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। 92 में मैं एक्चुअली फ्रेजर टाउन में शिफ्ट कर दिया था टीमा रोड से। नेबर लेकिन वहाँ पे एक्सेप्ट फॉर नेबर भी नहीं जानते थे मुझे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शिवाजी नगर का नेबर वार्ड ही तो था वो, तो फिर
ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था तो नहीं डिस्टेंस नहीं था, लेकिन मुझे फ्रेजरटॉन्स में कुछ कोई इलाका नहीं मालूम था। ओके, सिर्फ ये कि मैं वहाँ पे घर शिफ्ट किया था 92 में तिमाय रोड से। टिकट अलॉटमेंट और पोलिंग में ज़्यादा वक्त नहीं रहता, तो इतने कम टाइम में कैसे उसको आपने कैंपेनिंग कहें या लोगों के जहन में ये आना कि हो सकता है आप 91 की अगर बात करें तो वेरी यंग 25 26 Like 2001 was my first election. 91 was my I was around 25 26 years old. That एक नौजवान लड़का जो है इलेक्शन लड़ रहा है, कैसा लोगों को कैसे वो चीज़ का आपने वो ये दिलाया कि कॉन्फिडेंट में लिया लोगों को कि आई कैन डू इट। क्योंकि मेरा ट्रस्ट कायम था, और जो मैंने जर्नी की सोशल सर्विस की, कंप्यूटर एजुकेशन मेरा फोटे रहा, ठीक है। तो वो जो एजुकेशन की जर्नी रही, लोग मुझे पहचानते थे, क्योंकि इवन जाफ़र शरीफ साहब जब बुलाकर मुझे बात करना है तो एक मैंने अपनी पहचान बनाई अल्हम्दुलिल्लाह बैंगलोर में। और मेरे वालिद साहब जो मैंने आपको जिक्र किया, उनकी भी बहुत अच्छी पहचान रही। ओके, तो उस हिसाब से फ्रेजरटॉन में गया, लेकिन फ्रेजरटॉन वाज न्यू टू मी, एक्सेप्ट फॉर मी स्टेइंग देयर फॉर 5 6 years। फ्रेजरटॉन वाज वेरी न्यू टू मी। जब फ्रेजरटॉन गया तो फ्रेजरटॉन में जब कॉर्पोरेटर सीट मिली, और जाफर शरीफ साहब का घर भी उधर ही है, रोशन बेग साहब का घर भी वहीं था। और फ्रेजरटॉन जब मैं गया, लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने मुझे वेलकम किया। ओके, जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार जो जिसको सीट मिलनी थी, वो रेबल कर गया। ओके, तो आई हैड अ वेरी टफ इलेक्शन दैट टाइम, बट अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की वजह से, ओके, कम्युनिटी आल्सो सपोर्टेड मी, सोसाइटी आल्सो सपोर्टेड मी दैट टाइम। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अब एक तालीमी याफ्ता शख्स से एक एजुकेटेड थे, और अक्सर फ्रेजर टाउन के लोग जो है काफ़ी तालीमी याफ्ता हैं, तो वो भी आपके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या ब्रिज बनी होगी। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉइंट भी है। जी जी जी, बहुत बहुत जो आप कह रहे हैं वो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रेजर टाउन में एक एजुकेटेड तबका हुआ करता है। तो एजुकेशन, सिंस आई वाज इनटू कंप्यूटर फील्ड, और लोग मुझे जानते थे, तो बहुत मेरे मेरे वो पॉजिटिव रहा हो। तो इसके बाद हमारा एक और ये सवाल है, काफ़ी जो है आप मे बी 20 ईयर से आप फ्रेजर टाउन में हैं, कभी जो है आपके यहाँ कॉरपोरेटर आपके कोऑर्डिनेशन के रहे, कभी आपके मुखालिफ एमएलएज रहे, तो ये दौर कैसा था? इसके बाद एक और हमारा सवाल है, पहले इसको मैं चाहूँगा कि क्लियरली रहे, क्योंकि बीबीएमपी डिसॉल्व होने के गालिबन 5-6 साल गुजर रहे हैं। इन दौर में भी आपको ऐसा हुआ है कि उस वक्त जो बीबीएमपी डिसॉल्व हुई तो एमएलए के हाथ में तमाम चीज़ें आ जाती हैं, और आप वहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर हैं, आपका उनके साथ नहीं बन रहा है, तो ये दौर में आपके प्लान्स को आपने कैसे फॉलो किया, क्या रहा आपका वहाँ पर? देखिए, पॉलिटिकली जब मैं बात करता हूँ, फ्रेजरटॉन में जब मैं पहली बार कॉर्पोरेटर बना, तब रोशन बेग साहब एमएलए रहे, और मेरे रोशन बेग साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ओके, और जो एक नॉन इंटरफेरेंस एमएलए हैं वो, ओके, सिर्फ जो एजुकेशन और डेवलपमेंट के बारे में बात किया करते थे रोशन बेग साहब। और उन्हीं के दौर में हमने वो रॉबर्टसन रोड की जो बीबीएमपी स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी, उसको हमने कॉलेज को कन्वर्ट किया, कॉलेज थी। काफ़ी बच्चे जो है वहाँ से तालीम हासिल कर रहे जी, वहाँ से काफ़ी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं आज। ये 3000 स्टूडेंट्स का कैंपस बना आज वहाँ पे। फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन हमने काम किया, और रोशन बेग साहब के दौर से शुरू हुआ। तो रोशन बेग साहब, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक नॉन इंटरफेरेंस एमएलए रहे हैं, ओके, एक्सेप्ट फॉर डेवलपमेंट। जब भी बात करते हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, और सोसाइटी और कम्युनिटी की बात करते थे। तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। और उसके बाद जो 2005 में डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन होने के बाद 3 साल हमारा कॉरपोरेशन नहीं रहा, काउंसिल वाज नॉट देयर फॉर अराउंड 4 5 years। तो वी हैड अ ब्रेक फॉर 3 4 years। 2008 के डिलिमिटेशन के बाद हमारी जो वार्ड, वो एक पुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बदल गया फिर। शेप भी, नक्शे भी बदल गए। और ये जो वार्ड रहा हमारा, पुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जम गया, ठीक है। तो वहाँ पे डिलिमिटेशन हुआ, पुलकेश नगर एक, जो जयमहल था वो हेबार्ड हो गया है। जी जी जी, पुलकेश नगर एक एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो रिजर्व होने के बाद यहाँ पे एक नया चेहरा आया पुलकेश नगर के अंदर। नया नहीं, पुराना ही चेहरा था, बसवंत गप्पा के फर्जन
प्रसन्न कुमार साहब वहाँ के एमएलए बने 2008 में। उनसे भी मेरा राब्ता अच्छा ही रहा। ओके 2010 में हमारा दूसरा इलेक्शन हुआ, मेरा दूसरा इलेक्शन 2010 में हुआ। तो पहले इलेक्शन में मैंने 2,500 की लीड से इलेक्शन जीता। सेकेंड इलेक्शन आई वन बाय ऑलमोस्ट 5,000 लीड। बट उस वक्त आई थिंक आपके सेकेंड इलेक्शन के वक्त जो है एमएलए जो है जेडीएस एमएलए नहीं, दूसरे इलेक्शन में भी प्रसन्न कुमार साहब एमएलए रहे मेरे 2010 में। तीसरे इलेक्शन में जेडीएस के एमएलए रहे जी। तो प्रसन्न कुमार साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे। ओके उनसे भी जो भी मैं उनसे जो राब्ता करता, डेवलपमेंट के बारे में राब्ते करता, और इशूज़ भी अगर कोई होते, अगर इख्तलाफात भी हमारे होते, माइनर कुछ भी इख्तलाफात या बड़े भी इख्तलाफात होते, तो इट वाज पर्टेनिंग टू दी वार्ड एंड दी सोसाइटी, और जो लोगों के जो मामला थे उनकी वजह से होते। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड नो डिफरेंसेस। बट 2013 में उनके जो इश्यूज थे, थोड़े कंट्रोवर्सी में भी आ गए थे प्रसन्न कुमार साहब 2013 में। तो ही लॉस्ट द इलेक्शन इन 2013। ओके तो असेंबली इलेक्शन, तो वहाँ पे जेडीएस के एमएलए आए। ओके तो ही वाज आल्सो गुड विद मी व्हेन ही केम एट द टाइम 2013। फिर 2018 में वो कांग्रेस को आए कि वो जेडीएस। शायद वो आप ही की दावत थी नहीं, जमीर साहब जो हमारे कायद जमीर साहब हैं, वो उनकी ग्रुप में हुआ करते थे जेडीएस में। तो वो ग्रुप में वो आए। तो आने के बाद 2008 में 2018 में वी हैड इलेक्शन वेयर पुलकेशन नगर। मैं यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है कि जहाँ जिस पार्टी का एमएलए है उसी पार्टी के कॉरपोरेशन जीतने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों का भी ये मानना होता है कि एमएलए भी जो है कॉरपोरेशन में सपोर्टिव उनका भी होता है। तो वहाँ जेडीएस एमएलए था, आप कांग्रेस में थे, अभी उस वक्त वो सिचुएशन नहीं बनी थी कि वो कांग्रेस को आने वाले हैं, वो अपोजिशन में थे। तो वो इलेक्शन कैसा रहा आपका? क्या टफ रहा, इजी रहा, या कुछ पार्टी के डिफरेंसेस की? जी, जब वो जेडीएस में एमएलए रहे 2013 में, 2015 में मैंने आपका इलेक्शन इलेक्शन फेस हुआ किया। जी। मैंने इलेक्शन फेस किया 2015 में। तो जेडीएस ने एक कैंडिडेट भी फील्ड किया था मेरे खिलाफ। तो करने के बावजूद फ्रेजटाउन में मैंने जो 5,000 की लीड ली थी, तब वो थोड़ा श्रंक हो गया था, थोड़ा छोटा हो गया था। तब वो इलेक्शन में मैं ऑलमोस्ट फिर 7,000 की लीड से मैंने फ्रेजटाउन में जीता। तो आपका काम बता रहा था। काम के साथ लोगों के साथ जो एक्सेसिबिलिटी थी मेरी, ओके वो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर बिहेव्ड एज अ कॉर्पोरेटर। सर आज आप कॉरपोरेटर नहीं हैं, फिर भी आपसे लोग खुश हैं, क्या है सर? क्योंकि इतने साल से, अब तकरीबन 20 साल से आप वहाँ पर कॉरपोरेटर रहे, अब कई सालों से जो है नहीं है, तो आज भी लोग खुश हैं, किस तरीके से हैं सर लोग आपके साथ? देखिए मेरा राब्ता लोगों के साथ ऐसा है कि कोई बड़ा मिलता है तो वो मेरा बड़ा भाई है, छोटा मिलता है तो छोटा भाई है, बहनें हैं मेरी। ओके जात पात मैंने कभी देखी नहीं। ओके तो एवरी इंडिविजुअल हाउस, प्रेसिडेंट की आप बात करें, सुल्तान जी गुट्टा से लेकर आप मॉस्को प्रेसिडेंट की बात करें, एवरी इंडिविजुअल हाउस आई नो द पीपल इंडिविजुअली। आप 10 लोगों को आप खड़ाएं, मैं आई कैन आइडेंटिफाई देम एंड टेल देम दिस इज वेयर यू स्टे। तो मेरे ताल्लुकात जो लोगों के साथ रहे अल्हम्दुलिल्लाह क्लोज रहे हैं। और मैं आपको यही बोल रहा था कि आई हैव नेवर बिहेव्ड एज अ कॉर्पोरेटर कि आपको चार पीछे आदमी चाहिए कॉर्पोरेटर बनकर, ऐसे मैंने कभी दिखाया नहीं। एक नॉर्मल आदमी जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2018 में थे हम, 2018 का जो है एमएलए इलेक्शन कांग्रेस कन्वर्ट हो गए थे। उस वक्त जो है पहले से कैंडिडेट वर्कआउट भी कर रहे थे, प्रसन्न कुमार जो पिछला इलेक्शन 13 में हारे थे। तो एकदम सडन से एक नए कैंडिडेट जो जेडीएस से जंप करके आए, उन्हें टिकट मिली। तो प्रसन्न कुमार के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे थे। अब नए एमएलए को पार्टी ने अपॉइंट कर दिया, तो वहाँ पर कैसा जो है अपने दोनों के साथ मामलात बराबर रखे, क्या हुआ? फिर प्रसन्न कुमार आई थिंक जेडीएस जंप कर गए। जी देखिए, प्रसन्न कुमार साहब जब 2013 में इलेक्शन हारे, तो ही वाज कंटिन्यूसली वर्किंग इन द पार्टी फोरम। ओके तो 2016-17 में ये हमारे जो
जेडीएस के एमएलए हैं वो कांग्रेस को आए, ओके, जमीर अहमद साहब। सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। उस वक्त मैं कहूँगा प्रसन्ना कुमार नहीं बल्कि कांग्रेस वर्कर या कांग्रेस लीडर्स आप लोगों ने मने मने कांग्रेस एक प्रोग्राम किया था। यानी कि आपने एक रेडीमेड केक बना करके जेडीएस कैंडिडेट के हाथ में दे दिया। पुलकेश नगर की जब आप मैं बात करूँ, पुलकेश नगर एक कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता है। लेकिन वो मने मने कांग्रेस क्या था इसलिए वो गढ़ बना, क्योंकि 13 में तो गढ़ नहीं था ना, 13 में जेडीएस। जो 13 में इश्यूज थे, ओके, व्हिच आई डोंट वांट टू गो इनटू कंट्रोवर्सीज, देयर वर सम इश्यूज विद द एमएलए के जो प्रसन्न कुमार साहब हुआ करते थे, उनके खिलाफ एक साजिश भी चली, ओके, और थोड़े इश्यूज भी बनाए दिए गए। बट 18 में उसी फेस को रख करके आपने मने मने कांग्रेस वो वाला प्रोग्राम किया था। देन हारने के बाद भी वो कांग्रेस में जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे। उसके बाद मने मने कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ। और मैं पुलकेश नगर की बात जब कर रहा हूँ, ये एक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने हमारे सर एक सेकंड मैं हमारे ऑडियंस को मैं ये क्लियर कर देता हूँ। मने मने कांग्रेस जो प्रोग्राम हुआ था ये नॉट ओनली पुलकेशी नगर वार्ड, जो पूरी पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पूरी पुलकेशी नगर में जो मने मने कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग AR जाकिर साहब और एक्स मेयर संपत साहब भी शायद उसमें इंक्लूड थे, ये दोनों ने कांग्रेस का खिला बना दिया उसको। ये प्रोग्राम हुआ था जी। तो कांग्रेस का खिला ही था पुलकेश नगर। और पुलकेश नगर की जहाँ तक आप बात करें, ओके, वहाँ पे 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज माइनॉरिटीज, ओके, मुसलमान और क्रिश्चियन हैं, और बैकवर्ड क्लासेस हैं अराउंड 8-10%, और शेड्यूल कास्ट हैं। तो एक मल्टी लिंग्विस्टिक कॉन्स्टेंसी कह सकते हैं। वहाँ पे तमिलियंस भी हैं, तेलुगुइट्स हैं, उर्दू स्पीकिंग पीपल हैं, ओके, तमिल स्पीकर्स भी बहुत तमिल सारे। स्पीकिंग। तमिल स्पीकर्स में बहुत सारे मुस्लिम तमिल स्पीकर्स भी हैं जिन्हें हम लबाबिन हजरात कहते हैं। यानी यहाँ पर लैंग्वेज जो हो रही है वो आपकी रिलीजियस को डिवाइड नहीं कर रही। नहीं कर रही है। तो ये कॉन्स्टेंसी जैसे ही 2018 का इलेक्शन हुआ, एक बहुत बड़ा स्ट्रांग बैस्टियन बन गया था कांग्रेस का। तो इलेक्शन के बाद 2018 में जो एमएलए बने, 92,000 वोट से उन्होंने जीत हासिल की, जो हाईएस्ट थी स्टेट में। बट वो मार्जिन का नंबर जो है उन्हें मिला, बट वो नंबर के पीछे वर्क जो एक्चुअल वो क्या था, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, वर्क भी क्या करते थे, क्योंकि कॉर्पोरेटर्स भी थे वहाँ पे। जब नहीं, he's just entered in Congress he entered into the Congress and get a big number. since it was a Congress bastion, ये और जमीर साहब का भी साथ रहा, ओके, हमारे बहुत अच्छे कर्नाटका के लीडर हैं। तो जमीर साहब का नाम जाफर शरीफ साहब के बाद रोशन बेग साहब रहे। रोशन बेग साहब के बाद अगर कोई नाम कर रहा है तो एक जमीर साहब का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छे लीडर हैं। सर उस वक्त आप भी उस वक्त जो है सोशल जस्टिस के जो चेयरमैन रहे, आप भी 2018 की मैं बात करूं तो आप भी वहां पर कई सारे प्रोग्राम्स किए। सोशल जस्टिस के जो चेयरमैन बने आप, वहां पर कई सारे प्रोग्राम्स भी किए, तो उसमें भी कई सारा देखिए, जब मैं कॉरपोरेशन पहला इलेक्शन मैंने लड़ा, ओके, तो फ्रेजरटाउन में उस ज़माने में ब्रिटिशर्स की लाइन हुआ करती थी, सैनिटरी की लाइन, कंजर्वेंसी लाइन जो हमारे हैं मास्टर में अभी भी आप देखते रहेंगे कि एवरी गली के बीच में एक पीछे एक दो घरों के बीच में एक लाइन रहेगी, कंजर्वेंसी लेन। कंजर्वेंसी लेन में वहाँ पे सैनिटरी लाइंस और वाटर लाइंस वो ब्रिटिशर्स के ज़माने के हुआ करते थे। तो स्लोली वी स्टार्ट अपग्रेडिंग दोज लाइंस, ओके। फिर वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला रहा। स्टॉर्म वाटर ड्रेन पूरा प्रेसिडेंट से गुजरता है, ओके। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन को हमने मॉडर्नाइज किया। जो ड्रेन का मसला रहा, उसमें सैनिटरी लाइंस हुआ करती थी, वो सैनिटरी लाइंस को हमने हटाकर साइड में किया, ओके। तो उसके बाद रोड्स जो फ्रेजटाउन के हैं, ये पूरे ईस्ट को, ओके, दे आर द लाइफ लाइन। जैसे आप नेताजी रोड लें, ओके, यहाँ से ट्रैफिक नेताजी रोड से गुजरती है, पूरा टैनी रोड जाता है ट्रैफिक, पीलर रोड से लेकर वी रोड से HRBR, OMBR, जितना भी ईस्ट को। तो फ्रेजटाउन की जो रोड्स है, दे वर द लाइफ लाइन फॉर ऑल द ईस्ट, ओके। तो उस पर भी डेवलपमेंट किया। तो पुलकेश नगर में अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से 2025 तक
बहुत ट्रांजिशन हमने देखा, हमने कोशिश की कि हम भी उससे जुड़ रहे हैं। तो सर फिर भी मेरा सवाल का वो शायद वाज़ेह तरीन जवाब नहीं मिला है अभी तक भी हमें। पुलकेशी नगर में बहुत सारे ऐसे दौर गुजरे हैं। आप कॉरपोरेशन आपकी डिसॉल्व हो गई, आप कॉरपोरेटर भी नहीं हैं। पावर में एक ऐसा शख्स है जो शायद आपकी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस वक्त एट दैट पीरियड। तो आपके एक प्लान्स होते हैं, एक किसी भी लीडर के एक प्लान होते हैं कि हम ये प्लान जो है फॉलो अप करेंगे अगले 10 साल तक, 15 साल तक। क्योंकि 15 के बाद इलेक्शन होने थे, इलेक्शन हुए नहीं, डिलिमिटेशन को लेके 5-6 साल गुजर गए। इन 5-6 साल के अंदर कभी आपका कोऑर्डिनेशन एमएलए से रहा या आपके कोऑर्डिनेशन वाले एमएलए रहे, कभी नहीं रहे। तो वो दौर में क्या मुश्किलें आपको आई? क्योंकि वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट आ गया था, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। काफ़ी इलाकों में ड्रेनेज को ही ख़त्म कर दिया। तो वो जो कोल्स रोड है, उस वक़्त जब काम चल रहा था, तो क्या दुश्वारियाँ आई या बड़ा स्मूथली आपने उसको कर लिया? ये देखिए 2015 का मेरा जो तीसरा इलेक्शन रहा कॉर्पोरेशन का, उसके 2 साल बाद मैं भी चेयरमैन बना और हमारे दोस्त जो संपत राज हैं, वो पुलकेश नगर के जो डीजेएलडी के इलाके से हुआ करते थे कॉर्पोरेटर, वो उनको एक मेयर का मौका मिला। ओके, तो जब मेयर का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत ज़्यादा काम होने लगे पुलकेश नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके, एक तो जो मैंने आपको स्कूल का बताया कि प्राइमरी से लेकर आज ग्रेजुएशन तक है, और उसके बाद भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने का भी वहाँ पे इरादा है। और साथ ही साथ जो वाइट टॉपिंग का अभी जो काम चल रहा है, कोल्स रोड में हमने वाइट टॉपिंग करवाई, मॉस रोड का 3-4 साल पहले सैंक्शन किया, अभी अभी काम चालू है। एमएम रोड का हमने सैंक्शन किया था। फिर जो सिंधी कॉलोनी ज्वेलरी हुआ करती थी, जो 5,000 रुपया या 6,000 रुपया में आपको एक कन्वेंशन सेंटर मिलता था, तो उसको डेमोलिशन करके एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। 3 साल से काम 2 साल से काम रुका पड़ा है फर्श की वजह से। फिर एक स्पोर्ट्स सेंटर हमने क़ायम किया नेताजी रोड में। साथ ही साथ जब मैं चेयरमैन रहा, 1T1 स्कीम पुलकेश नगर को मैंने ऑलमोस्ट 1,500 हाउसेस दिए, जिसके तहत 5 लाख रुपया आपको नॉन रिफंडेबल घर बनने के लिए दिया जाता है। तो 1,500 घर हमने सैंक्शन किए। तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो हैपेंड। तो जो 2018 का जो असेंबली इलेक्शन रहा, मने कांग्रेस एक रहा, उसके साथ वजह ये भी रही कि बहुत डेवलपमेंट चला। तो 2018 इलेक्शन वाज लाइक अ बम्पर फॉर द कांग्रेस एमएलए, तो ही वन बाय 92,000 वोट्स। जी। तो उसके बाद 19 में शायद या 20 के करीब बीबीएमपी डिसॉल्व हो गई। 20 में डिसॉल्व हुई। 18 के बाद क्या हुआ, कोविड का 19 में कोविड का दौर चला, बहुत कठिन दौर चला लोगों के लिए। तो उस वक्त भी हम लोगों के साथ जुड़े रहे, क्योंकि जिसे बेड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया उनके घरों को। और जिन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हॉस्पिटल के बेड से दिलवाए। ओके, और राशन किट्स का तकसीम का एक प्रोग्राम रहा। ओके, और इलाके जैसे डीजेएलडी के और मुनीश्वरा नगर, कुशाल नगर में मिल्क सप्लाई, यहाँ तक दूध भी सप्लाई करने का एक कॉरपोरेशन से एक प्रोग्राम किया। तो मेयर जब संपत राज बने तो बहुत से इश्यूज रिजॉल्व किए, और उसके आगे भी वी वर विद द पीपल। नहीं, व्हाट इज माय पॉइंट, बीबीएमपी डिसॉल्व जैसे हो गई 2020 में ही अगर हम लेके चलते हैं, तो राइट नाउ आज भी जो है कॉरपोरेशन नहीं है। इसके बाद का जो पीरियड फॉलो अप रहा, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त जो है कांग्रेस एमएलए एसी श्रीनिवास से पहले क्या नाम है, आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति थे। आरखंडा श्रीनिवास मूर्ति, संपत राज और ए आर जाकिर और संपत राज एक टीम जो कॉरपोरेशन डिसॉल्व हो चुकी है, ये पोजीशन में है, ये आपके खिलाफ है। तो आप अपने वार्ड को कैसे फॉलो अप कर रहे थे? ये मेरा पॉइंट था। अब इलेक्शन एमएलए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब उन्होंने जीता इलेक्शन, हमारे उनके साथ डिफरेंसेस नहीं थे। ओके, नहीं, जीतने के बाद जीतने के बाद भी नहीं रहे डिफरेंसेस। 2018 में एमएलए बने हो कांग्रेस से, तो 1-1.5 साल हमने बहुत स्मूथली काम किया उनके साथ। आफ्टर 20 सर
आफ्टर 20 एक इंसिडेंट हुआ विच आई डोंट वांट टू टेल, एवरीबडी नोज अबाउट दैट इंसिडेंट, सो आई डोंट वांट टू टेल अबाउट दैट। इवन हमारे को भी इन्वॉल्व कर दिया गया था। नहीं, वो इंसिडेंट के बारे में सर लोगों को थोड़ा वजाहत भी चाहिए, क्योंकि लोग जो है कई सारे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैटर सब्जुडाइज है, कोर्ट में है, तो आई डोंट वांट टू टेल। और इसी इंसिडेंट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको सीट डिनाई की 2023 के इलेक्शन में। तो एक बहुत दर्दनाक वाकया रहा हमारी लाइफ में। ओके, तो आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक़्त कौन-सा रहा? सबसे मतलब लगा हो उफ़! वो वाली फीलिंग। देखिए पॉलिटिक्स में तो होता ही है। ओके, फिर सबसे सबसे बहुत दर्दनाक वाकया मैं बोल रहा हूँ, तो वही मेरा दौर गुजरा कि विदाउट डूइंग एनीथिंग यू आर फिक्स्ड इन सम केस। दैट वाज अ वेरी बैड फेज दैट वी हैड टू फेस। मेरी फैमिली, मुझे तो छोड़िए, पॉलिटिशियन है। ओके, तो यू हैव, जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं सब सोच कर भी आते हैं। नहीं तो आज मैं यूएस में रहता, अपना कंप्यूटर का कारोबार करके या आईटी फील्ड में, आई वुड हैव बीन इन यूएस। व्हेन आई केम इनटू पॉलिटिक्स आई न्यू ऑल दिस वुड हैपन। ओके, एलिगेशंस होते हैं। ओके, बट 20 साल की मेरी ज़िंदगी 2000 से 2020 तक, ओके, ये एक मेरे खिलाफ एक चालान नहीं कटा था पुलिस का। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाक़या रहा मेरे साथ, ओके, 2020 का, वेयर इवन आई वाज फिक्स्ड इन अ केस। मेरे साथ संपत को फिक्स कर दिया था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। आई विल कम आउट ऑफ इट वेरी सून। तो अभी जो है 2023 का इलेक्शन है। 2023 में आपके इनवाइटेड एमएलए कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो कहीं और मे बी आई थिंक क्या नाम है उसका? एलेंका के अब श्रीलंका के पास नहीं, एक और है एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट जो कलर हाँ, वहाँ पर उनका मतलब वो बेस तैयार कर रहे थे। एकदम देवनहल्ली में बेस्ड। हाँ, देवनहल्ली। तो जैसे आपने 2018 में एक एमएलए को केक दिया था, 2023 में और एक बार भी आपने केक पेश कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है ये? जब जब ये 2020 में इंसिडेंट हुआ, पार्टी फोरम में डिसाइड किए कि उनको सीट डिनाई करेंगे, जो प्रेजेंट एमएलए थे, जो 90,000 वोट से जीते थे, उनको पार्टी ने। बट ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स ऑलरेडी पुलकेशी नगर में मौजूद हैं। इंपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी सर? 2000 आई कम टू दैट। 2023 का जो इलेक्शन था उसमें एक टिकट डिनाई कर दी गई थी उनको। ओके, और ड्यूरेशन भी बहुत कम था। ओके, ऑल दैट हैपेंड इन 10-15 डेज। उस वक्त प्रसन्न कुमार साहब एक्टिव ही थे। ओके, जी जी, 2018 इलेक्शन में वो जेडीएस को गए। ओके, वेयर ही लॉस्ट मिजरेबली, 25,000 वोट, 25,000 वोट लिए, वो इलेक्शन हारे। हारने के बाद फिर वापस 2020 में वापसी की कांग्रेस में। ओके, वापसी करने के बाद 3 साल एक्टिव रहे वो भी टिकट को पूछ रहे थे। जब ये इंसिडेंट हुआ, ही बिकेम मोर एक्टिव। एड़ी चोटी का जोर लगाए जी, उन्होंने भी जोर लगाया, लेकिन सीट नहीं मिली। तो मैं, जो हमारे अभी जो प्रेजेंट एमएलए साहब हैं, उनसे भी करीबी रहा, क्योंकि वो जाफर शरीफ साहब के साथ ताल्लुकात थे उनके, भी पुराना रिलेशन था। एक मज़ेदार चीज़ बताना चाहूँगा, जब मैं उनको पहले रब्ता किया, दैट वाज 31 मार्च 2023, मैंने एक नॉर्मल मैसेज भेजा, हाय हाउ आर यू ना बोल के, देन ही कॉल्ड मी। मेरा नंबर भी शायद उनके पास नहीं रहा, तो उन्होंने मैं फ़ोन किया, तो मैं बोला जाकिर कॉर्पोरेटर बोल रहा हूँ पुलिकेश नगर से। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ, सर ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಣ್ಣ, क्या कर रहे हैं आप? तो वो बोले नहीं, मैं देवनहल्ली में हूँ, बट देवनहल्ली का तो मैं बोला मुनियापा साहब को टिकट दी जा रही है, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर वो उसको दे रहे हैं तो मैं दूसरी कुछ कार्रवाई करूँगा। आई टोल्ड हिम भाई ऑल दैट क्यों उतनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं आप पुलिकेश नगर आ जाएँ, बिकॉज यहाँ पे खाली होने वाला है। मुझे अंदेशा था कि यहाँ पे टिकट नहीं दी जाएगी उनको, जो एमएलए रहे, तो मुझे अंदेशा था कि उनको नहीं दी जाएगा। तो मैंने उनको इनविटेशन दिया, और ही टुक इट वेरी लाइटली। ओके, ठीक है आयतಣ करके कट ನೋಡೋಣ बोल के कट कर दिया फ़ोन। फिर शाम में फ़ोन किया मुझे, तो वो ऑब्जर्वेशन टाइम था। या ही आस्क्ड मी वेदर इट इज़ पॉसिबल। यस, आई सेड इट इज़ पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, या वी आर ऑल देयर।
वी विल सी टू इट दैट को वो 2-4 घंटे जैसे आपने सवेरे कॉल किया, शाम में कॉल बैक आया, तो तब तक वो केक का टेस्ट चेक कर रहे थे। हाँ जी जी, शायद कितना मतलब रेडी शायद है, टफ एक्सेस है। कर रहे थे कि हाँ, क्या हो सकता हाँ, है। सर नहीं हो सर सकता सर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप क्यों लगा कि उन्हीं को फोन करना है? क्योंकि यहाँ के इलाके में भी थे, एक्स मेयर भी थे, संपत राज भी थे, दूसरे लोग भी थे, तो उन्हीं को बुलाने का रीजन? देखिए, संपत राज भी रेस में थे पुलकेशन नगर की, और संपत राज वहाँ पे ऑलरेडी सीवी रामानगर में इससे पहले 2018 में कॉन्टेस्ट कर कर डिफीट हुए थे, तो ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग इन सीवी रामानगर। यहाँ पे भी उन्होंने सीट पूछी। ओके, प्रसन्न कुमार साहब का एक इशू क्या रहा कि 2018 इलेक्शन में उन्होंने पार्टी बदली, तो उनका एक माइनस रहा। ओके, तो अपना भी वी हैड टू कैलकुलेट ऑल दैट। तो और एक आनंद करके हेब्बाल के एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी कोशिश की। ओके, तो आई हैड टू इनवाइट हिम फॉर मेकिंग इट ईजियर। एक दो तीन लोग रहेंगे तो उसमें एक पार्टी नहीं, इसमें 2 चीज़ें भी हुई। एक तो जहाँ पर ये ट्राई कर रहे थे, वहाँ पर भी पार्टी मेंबर्स में इख्तिलाफ होने से बच गया। क्योंकि अगर ये वहाँ से पार्टी कट के अगर अपोजिशन उनके करते, तो वहाँ पे भी चांसेस थी लॉस होने के, या टिकट भी लॉस होने की, या फिर वहाँ की सीट भी जो है हो सकता था कि दोनों की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा हो जाता। ये भी आपने सेव किया एक तरीके से। लेकिन इतना सब आप पार्टी के लिए कर रहे हैं, लीडर्स के लिए कर रहे हैं, तो आपका ग्रो कहाँ है? आप पिछले 20 साल से कॉर्पोरेशन में हैं। 25 साल से ऑलमोस्ट। हाँ, अभी 25 ऑलमोस्ट, साल हाँ, में तो 5 साल हाँ, ब्रेक हुए। वो तो बस नसीब की बात है साहब। अच्छा, जब डिलिमिटेशन आपकी लॉयल्टी ठीक है, अच्छी बात है, बट पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी लॉयल्टी आपके साथ कहाँ है? सी आई बिन विद द पार्टी, लॉयल्टी मेरी तो 100% 100% पार्टी के साथ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, अपने अपने जगह पर एमएलए प्लेस हो गए थे। एक तो रोशन बेग साहब शिवाजी नगर में, ओके, अनडिस्प्लेसेबल लीडर। ओके, तो रोशन बेग साहब रहे। फिर सर्वज्ञ नगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी जहाँ पे माइनॉरिटी की तादाद बहुत थी, वहाँ पे जॉर्ज साहब ने कब्जा बिठाया। और एक कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल थी, वहाँ हमारे शरीफ साहब के पोतरे रहमान शरीफ को वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी। इवन आई आस्क्ड, जब 2008 का डिलिमिटेशन हुआ, तो मैंने अपनी अर्जी डाली कांग्रेस पार्टी में कि आई विल बी आल्सो एन एस्पिरेंट फॉर सर्वज्ञ नगर एज वेल एज शिवाजी नगर, दोनों में मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली। लेकिन उनको सीट दी गई, और सीनियर लीडर्स थे। ओके, और सीनियर लीडर्स थे, तो मैं पार्टी की एक लॉयल्टी थी मेरी, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, ना कोई और पार्टी में जाना चाह रहा था, तो इसलिए मेरी ग्रोथ वहीं रही। अलहमदा, बट आई एम सेटिस्फाइड जो भी है। नहीं, बट जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो सैटिस्फाइड नहीं, वो इत्मीनान, उनको इत्मीनान नहीं है। भाई, एक आदमी एक काम कर रहा है, ये एक हर फील्ड के अंदर, नॉट इन पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में अगर आदमी एक पोजीशन पर आता है, तो एक एज के बाद, एक सर्टेन सर्विस के बाद उसको चाहिए होगा कि उसको और अपग्रेड किया जाए। तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के किसी भी कॉर्पोरेटर के साथ इस तरह नहीं हो रहा। फिर भी आप जो है 4 टर्म आपने किया है, बाकी कोई 2-3 हो सकता है। तो उनमें अगर आपको काउंट करें, तो आप सबसे सीनियर हैं। तो पहले तो आपका ग्रो होना चाहिए ना, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? पार्टी के बड़े लीडर्स को आप नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जब बाई इलेक्शन हुआ शिवाजी नगर में, तभी मैंने सीट की डिमांड की, बट माइनॉरिटी लीडर्स जो भी डिसाइड किए हैं, वो रिजवान साहब के हक में फैसला किया। तो अब वेटिंग फॉर चांस यू कैन से। और सेकेंड लाइन लीडरशिप जहाँ पे हमें बढ़ानी है, कौम को, सोसाइटी और हमारी जो कम्युनिटी को, वहाँ पे वी आर लैकिंग ऑन दैट। तो काफी उसकी जरूरत है। कॉर्पोरेशन लेवल में आप लोग इसको इंक्रीज कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन इलेक्शन में तो इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी तादाद इंक्रीज हुई। 2015 का जो इलेक्शन रहा, हमारे 15 कॉर्पोरेटर्स थे। ओके, तो इस इलेक्शन में क्योंकि अभी 360 के खिलाफ 360 सीट्स हुए हैं 5 कॉर्पोरेशंस के, उसमें एटलीस्ट एक 50 से
60 की तादाद होनी चाहिए हमारे लोगों की। ये नए डिलिमिटेशन में स्पेशली पुलकेशी नगर में कहीं कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ रही है। आपके वार्ड को भी जो है तराश दिया गया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जिनको आपने इनवाइट किया वो अपने लोगों को इनवाइट करने के लिए वार्ड और रिड्यूस कर रहे हैं। ये क्या मैटर है एक्चुअली? जी, डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और जो लोकल एमएलएज होते हैं, बट अगर रूल, हाँ जी जी, रूलिंग जो पार्टी होती है उसके एमएलएज की भी एक राय ली जाती है। जब ये डिलिमिटेशन हुआ पुलकेश नगर का, कॉरपोरेटर्स को, जो भी एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, अभी हम किसी से डिस्कशन नहीं हुआ। तो पुलकेश नगर एक हमारा जो वार्ड है 28,000 वोटों का, उसमें एक 2-3 इलाके जो बम्बू बाज़ार इलाका है और हेंस रोड का इलाका, उसको काट दिया गया। मैंने ऑब्जेक्शन किया है, लोग भी ऑब्जेक्शन करके हैं, इसके मसले में भी ऑब्जेक्शंस फाइल करके हैं, और एमएलए से भी मेरी उसके यही बात लेकर डिस्कशन भी हुई, क्योंकि थोड़ा बहस भी हुआ एमएलए के साथ कि व्हाट एवर यू डन इज़ रॉन्ग। एटलीस्ट डिस्कशन करना था, मुझे नहीं, मेरे साथ जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं हमारे, बहुत से 3 लेडीज़ कॉरपोरेटर्स हैं, और ज़मीर शाह जो हमारे एक्स कॉरपोरेटर एसके गार्डन के हैं, उनसे भी मैंने बात किया, उनसे भी डिस्कशन नहीं किया। तो एक बाद में फिर पार्टी फोरम में ये बात रखी है हमने, इंशाल्लाह इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपने कहा कि जिस वक्त आपको कॉरपोरेशन दिया गया था, आप शिवाजी नगर में आपका इदारा था, आप वहाँ पर वर्कआउट कर रहे थे। जैसे आपको पुलकेशी नगर या उस वक्त फ्रेजर टाउन था, फ्रेजर टाउन वार्ड मिला, वहाँ पर काफ़ी आप जो है नए थे, आपने कहा। तो आपको वहाँ के लोकल लीडर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन था वो आज तक भी आपने बाकी रखा है। बिल्कुल वही चीज़ इन पर आयद नहीं होती क्या? 31 तारीख को आप उनको कॉल करते हैं, 15 दिन के अंदर आप उन्हें एमएलए बना रहे हैं, तो आपका ही कोऑर्डिनेशन रहा ना? तो जैसे आप अपने ग्राउंड लेवल लीडर्स के साथ कनेक्शन है, तो ये क्यों वो कनेक्शन ब्रेक कर रहे हैं? नहीं होना था एक्चुअली, इसीलिए हमने ये एसीसी में भी, केपीसीसी में हमने कंप्लेंट की इसके बारे में। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बेंगलुरु नॉर्थ के वाजिद साहब, जो भी कॉरपोरेटर रहे हैं, तो उनसे भी हमने एक कंप्लेंट दाखिल की है। तो इंशाल्लाह ये मसला हल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जो मेरा एक ही डिमांड रहा, जो बम्बू बाज़ार इलाका, जो मेरे दिल के करीब है, फ्रेजटाउन पूरा मेरे दिल के करीब है, पूरा पुलकेश नगर भी, लेकिन वो इलाका मैंने रहा, जी 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 जी, मेरा लड़कपन गुजरा उधर, मेरा बचपना गुजरा, मेरी स्कूल उधर ही हुआ करती थी, एंड वेरी क्लोज इन दैट एरिया। आज भी मेरी जुम्मा की नमाज उधर ही होती है, तो वो एक अटैचमेंट होता है। वो एरिया को काटने के बाद मेरा एमएलए से डिस्कशन हुआ, और देखिए इंशाल्लाह। उस तरीके का डिलिमिटेशन क्यों हुआ? क्या लगता है आपको? जी, नहीं होना था। नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं कि जैसा आपने उनको इनवाइट किया, वो अपनों को किसी को इनवाइट करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा करता है, ये बात आपको भी लगती है? कोई करीबी शायद एमएलए साहब का करीबी कोई खड़ना चाह रहा है इसके गार्डन से, लेकिन इसके गार्डन वार्ड भी एक्चुअली एक हमारे कॉरपोरेटर हमेशा वहाँ कॉरपोरेटर रहा करते थे, तो उनको भी काट कर किसी और को देना और हमारा वार्ड उसमें जोड़ना, ये गलत हुआ। सर, आपको नहीं लगता कि पुलकेशी नगर में लीडर है या नहीं है? क्या लगता है सर? क्योंकि लीडर नहीं है तो इसीलिए इस वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, पुलकेश नगर में है लीडर, बहुत ज़्यादा यानी इनके सवाल को मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, क्योंकि एमएलए को आप लोगों ने इनवाइट किया, बनाया, उनको जो है एक लीडरशिप दी, उनको सराहाया। लोकल लीडर्स का उन्हें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और वो इस तरह जो इग्नोर कर रहे हैं गोया कि नहीं है, ये पॉइंट है। नहीं, इसी सिलसिले में बात हुई। ये एसीसी सेक्रेटरी अभिषेक दत्त साहब भी आए थे, इस बारे में बात की है। तो जितने भी शिकायत हैं कॉरपोरेटर्स की, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे पार्टी फोरम से। और जो लोकल मसाजिद हैं, मंदिर हैं, उसके चर्च वाले भी ऑब्जेक्शंस फाइल करके हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम होगा अगर आप बम्बू बाज़ार उठाकर इसके गार्डन में डालेंगे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी, अनसाइंटिफिक डिलिमिटेशन कह सकते डिलिमिटेशन भी कर सकते हैं इसको, तो इसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हैं। तो उम्मीद है आप गवर्नमेंट से? हाँ जी, डीसीएम साहब, क्योंकि बेंगलुरु हमारे जो डीके शिव कुमार साहब हैं, वो, और रामलिंगम रेड्डी साहब जो मेरे गॉडफादर हैं, ओके,
डी के शिव कुमार साहब जी, वो भी हमारे मेरे गॉडफादर हैं डॉक्टर जाफर शरीफ, तो इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है कि वो करेंगे। बीबीएमपी तो नहीं, अभी ग्रेटर बैंगलोर का जो लोकल इलेक्शंस होगा वो कब तक होने के इम्कानात हैं, ये तमाम चीज़ें? ग्रेटर बैंगलोर अथॉरिटी तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, 5 कॉरपोरेशन बनाए हैं। ओके, तो डिलिमिटेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ है, अभी कैटेगरी भी हो जाएगी बाई नवंबर 3rd। ये जो भी हमने कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट को प्रोड्यूस करेंगे। जी जी, सबमिट करना पड़ेगा, और जैसे सबमिशन होगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, अगर 2 महीने में इलेक्शन होना है तो 2 महीने में हो Maybe- जाएगा, 3 maybe महीने में Jan, Feb. बाई जैन और फेब इंशाल्लाह इलेक्शन होने के इम्कान हैं। बीबीएमपी या कॉरपोरेशन लेवल के अलावा जो है फर्दर क्या प्लान्स हैं आपके? क्या चाहते हैं आप, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? आवाम तो चाहती है आपका ग्रोथ हो, लेकिन आप स्टे हैं, तो क्या आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारे तो प्लान है कि असेंबली कॉन्टेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट मेयर का भी चांस हो सकता है, क्योंकि सीनियरिटी है बैंगलोर नॉर्थ में, मेयर भी, और 5 भी बन रहे हैं तो काफ़ी लोगों को भी मौके मिल सकते हैं। हाँ, और उसके बाद डिलिमिटेशन भी होने के इम्कान हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो जितने भी स्टेट्स हैं जो डिलिमिटेशन होने वाले हैं तो डिलिमिटेशन होगा। सो रीडिलिमिटेशन जैसे ही हो गया असेंबली के, बैंगलोर सिटी विल गेन अनदर 12 सीट्स। जो आज 28 हैं हमारे सीट, 42 भी हो सकते हैं, तो 12 से 14 सीट बढ़ेंगे। तो उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, देखेंगे। हमारे प्लान्स तो होते, ऊपर वाला जो प्लान करेगा वही होगा। सर सर मुझे एक सवाल पूछना है। पूरे कर्नाटक के अंदर जो है हाईएस्ट मार्जिन जो है मुसलमानों ने वोट किया, और पुलकेशी नगर में खास तौर से जो है सारे मुसलमानों ने कुछ मामले को लेकर जो है एक तरफ वोट किया। लेकिन आज उसी इलाके में जो है लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर करने की बहुत कोशिश हो रही है, मुसलमानों को उतना पूछा नहीं जा रहा है, मुसलमानों के एरिया जो है बहुत ही कमजोर नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर, क्यों मुसलमानों को इस तरीके से किया जा रहा है? डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट की डेवलपमेंट जगह, उतना नहीं है सर, खाली वो बता रहे हैं लेकिन उतना नहीं है सर डेवलप। जब ये एमएलए नए एमएलए आए, पानी का मसला रहा। ओके, पानी के मसले में गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। डी के शिव कुमार साहब ने एक GLR सैंक्शन किया, ग्राउंड लेवल रिजर्वायर पिल्लना गार्डन में। अभी उसका काम शुरू हुआ है, तो जैसे काम ख़त्म होगा एटलीस्ट 1 साल लगेगा। जितना पानी का मसला रहा, पानी का मसला तो हल हो जाएगा। सैनिटरी का मसला है, सैनिटरी लाइन भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं, और जो भी पुलकेश नगर को राहत देनी है, DCM साहब राहत दे रहे हैं, काम भी चल रहा है। जी देखिए, वाइट टॉपिंग का मॉस्ट रोड, MM रोड, अभी नेक्स्ट नेताजी रोड में काम शुरू होगा। ओके, एजुकेशन के तहत भी काम शुरू हो रहा है। परसों हाल ही में हमारे बीजेड समीर अहमद साहब आए थे, जो डी जेडली की स्कूल, उर्दू स्कूल है 2.5-3 एकड़ में, बरसों से वो एक मसला रहा कि उसको डेवलप करें। तो मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फ़ंड में ज़मीर साहब की एक पहल है कि वो वहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए और कॉलेज भी बनाए। ये बहुत बड़ा क़दम है ज़मीर अहमद साहब की तरफ से कि पुलकेश नगर के लिए। और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, और DCM साहब हैं, अभी MLA भी उनसे रब्ता कर रहे हैं, तो फंड्स आ रहे हैं इंशाल्लाह। अनदर 2-3 years we'll see a lot of development happening in this सर country. मुसलमानों को And आगे regarding बढ़ने the- की बात नहीं हो रही है सर, उसके बारे में। देखिए, मुसलमानों का जो मसला है, माइनॉरिटीज़ का जो मसला है, KMDC से बहुत से स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स है। ओके, और जो हमारी मैनिफेस्टो में हमने 5 दिए थे, स्कीम दिए थे, स्कीम्स का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे लोग। सर वो इन जनरल है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जो सच्चार कमेटी की रिपोर्ट हो या उसके बाद भी जो है बैकवर्ड में काउंट हो रही है, तो पर्टिकुलरली माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए क्या जो है प्रोग्राम्स है, ये क्वेश्चन है। अब जो स्कीम्स है वो तो इन जनरल है, बस में जो सफ़र कर रहे हैं वो हर मुसाफिर सफ़र करना, तो पर्टिकुलरली अक़लियतों के लिए क्या? देखिए, अक़लियतों के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि मौलाना एजुकेशनल फाउंडेशन से एक बहुत बड़ा एक इदारा बनेगा डीजर्ली में। ओके, और जो फ्रेजरटाउन की स्कूल है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जहाँ पर डिग्री तक थी वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने का एक ये रखे हमने रखा है। और दूसरे जितने भी इलाके हैं, जैसे खुशहाल नगर हो, मुनीश्वरा नगर हो, वहाँ पे स्पेस की कमी है, BBMP की प्रॉपर्टीज नहीं है वहाँ पे।
ओके, एटलीस्ट हम वहाँ पे स्कूल्स बनाए वहाँ पर, तो हमें सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे ही करना है, वी डोंट हैव प्लेसेस देयर। वो एक परेशानी सामने नज़र आ रही है, बट व्हाट एवर पॉसिबल वी आर डूइंग इट। ओके, माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशन के बारे में है, उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है और उस पे काम करना है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उस पे लगे रहेंगे। तो ये थे मिस्टर ए आर जाकिर। इन्होंने काफ़ी अपने बारे में तफसीलात बताई है। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है एंड तक इस वीडियो को देखें और आगे भी लोगों को पहुंचाएं ये वीडियो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट में और भी हमारे गेस्ट आएंगे, हमारे साथ बने रहें।